तो हम पढ़ रहे थे हेलो एरिन्स की रासायनिक अभिक्रियाएं, और हेलो एरिन्स की रासायनिक अभिक्रियाओं को मैंने बताया था 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नंबर 2 धातुओं के साथ अभिक्रिया, नंबर 3 अपचयन अभिक्रिया और नंबर 4 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो आज इस क्लास में हम बात करेंगे नंबर 4 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिएगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में मैंने आपको बताया था कि एल्किल हैलाइडों की ये वाली जो अभिक्रिया होती है वो अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है? अभिलाक्षणिक का मतलब होता है मुख्य अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया में हमने पढ़ा था, पहले मैं एल्किल हैलाइड की बात कर लूँ कि RX प्लस नाभिक स्नेही NU माइनस, RX में R पे आंशिक धनावेश, X पे आंशिक ऋणावेश होता है। तो NU माइनस क्या करता है, इस R के ऊपर अटैक करता है, X यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो क्या बनता है RNU प्लस X माइनस। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है वो एल्किल हैलाइडों की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है? अभिलाक्षणिक। अब इसी अभिक्रिया को हमें पढ़ना है हेलो बेंजीन के संदर्भ में। तो यदि हम हेलो बेंजीन की बात करें तो हेलो बेंजीन का सूत्र होता है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा होता है, कल बताया था मैंने आपको X। बेंजीन के ऊपर क्या लगा होता है? X लगा होता है, और इसके पास क्या होते हैं? लोन पेयर। कितने? 3। ठीक है। अब देखिएगा, कल अपन ने बात की थी कि X पर जो लोन पेयर होते हैं वो अनुनाद में क्या लेते हैं? भाग। अनुनाद में भाग लेंगे तो X के जो लोन पेयर है वो X और C के बीच में डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे? यहाँ पे। तो अनुनादी संरचना बन जाएगी ये वाली। इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड X, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 4, और इस पे क्या आ जाएगा? प्लस, और यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड। इस प्रकार से हम आगे इसकी क्या बना देंगे? संरचनाएं बनेगी। अनुनादी संरचनाओं के दौरान आप देख रहे हो कि कार्बन और X के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड। क्या ये डबल बॉन्ड परमानेंटली आ रहा है? क्या नहीं, वापस जाके आगे टूट जाएगा और सिंगल बॉन्ड में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर हेलो बेंजीन में कार्बन और X के बीच में आंशिक द्विबंध लक्षण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आंशिक द्विबंध लक्षण। आंशिक शब्द क्यों काम में लिया? क्योंकि ये डबल बॉन्ड यहाँ पर परमानेंट नहीं है, आगे जाके वापस किस में चेंज हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड आ तो रहा है लेकिन परमानेंटली नहीं आ रहा, कुछ अनुनादी संरचनाओं में होगा, फिर लास्ट में जाके वापस से किस में चेंज हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। ऐसा मैंने आपको कल बताया था। अब क्लास 11 में आपने पढ़ा है कि एकल बंध की बंध ऊर्जा कम होती है, द्विबंध की बंध ऊर्जा ज़्यादा होती है, और त्रिबंध की बंध ऊर्जा उससे भी क्या होती है? ज़्यादा। बंध ऊर्जा का मतलब होता है बंध को ब्रेक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, उसको तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो इसके लिए आवश्यक ऊर्जा कम होगी, इसके लिए आवश्यक ऊर्जा थोड़ी ज़्यादा, और इसके लिए क्या होगी? सबसे ज़्यादा। तो इसकी तो बात ही नहीं करेंगे, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखो RX में क्या होता है? R और X के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। हेलो बेंजीन में कार्बन और X के बीच में होता तो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन अनुनादी संरचनाओं के दौरान इसमें क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड आने की वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पर आंशिक द्विबंध लक्षण पाए जाते हैं। आपसे पूछे क्यों पाए जाते हैं, आप कहोगे अनुनाद के कारण, और नीचे अनुनादी संरचनाएं बना के बताओगे, जैसा कि मैंने आपको कल बनाना सिखाया था। इस द्विबंध के कारण से, इस आंशिक द्विबंध के कारण से, आंशिक द्विबंध लक्षणों के कारण से हेलो बेंजीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता, बोर्ड में आने वाला प्रश्न बता रहा हूं,
इस आंशिक द्विबंध लक्षण के कारण हेलोबेंजीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता एल्किल हैलाइड की तुलना में कम होती है। एल्किल हैलाइड की तुलना में क्या होती है? कम होती है। तो आपसे मान लो कोई पूछ ले कि एक तो एल्किल हैलाइड है और एक हेलोबेंजीन है, एक तो एल्किल हैलाइड है और एक क्या है? हेलोबेंजीन, या हेलोबेंजीन को अपन एरिल हैलाइड भी कहते हैं। एक तो मैं इसकी क्रिया करवाऊं किसके साथ? नाभिक स्नेही के साथ। नाभिक स्नेही का मतलब होता है जिस पर माइनस हो या लोन पेयर हो या जिसके पास इलेक्ट्रॉनों का क्या हो? आधिक्य हो। तो एक तो इन दोनों की क्रिया करवाऊं, एक इन दोनों की क्रिया करवाऊं, तो क्रिया तीव्र गति से कौन करेगा? Rx, और इसकी क्रियाशीलता क्या होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर C और X के बीच में क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड। क्या परमानेंटली आता है क्या? नहीं, कुछ समय के लिए आता है, कुछ अनुनादी संरचनाओं में आता है। तो हम कहेंगे आंशिक द्विबंध लक्षण इसमें पाए जाते हैं, जिस कारण से इसकी क्रियाशीलता क्या होती है? कम, और इसकी क्रियाशीलता क्या होती है? ज्यादा। तो परीक्षा में क्या प्रश्न पूछा जाएगा? परीक्षा में पूछा जाएगा कि एरिल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता एल्किल हैलाइड की तुलना में कम होती है, कारण बताओ। तो आपका कारण होगा कि एरिल हैलाइड में अनुनाद के कारण से, एरिल हैलाइड में अनुनाद के कारण से कार्बन और X के मध्य आंशिक द्विबंध लक्षण आ जाते हैं, जिस कारण से एरिल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता एल्किल हैलाइड की तुलना में क्या होती है? कम होती है। तो क्या प्रश्न है, उसका उत्तर क्या है वो याद कर लो। प्रश्न ये है कि एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति एल्किल हैलाइडों की तुलना में क्या होते हैं? कम क्रियाशील। क्यों? क्योंकि एरिल हैलाइडों में मतलब हेलोबेंजीन में अनुनाद के कारण C और X के मध्य कौन से लक्षण आ जाते हैं? आंशिक द्विबंध लक्षण। और बढ़िया रहेगा अगर आपके पास समय हो तो आप हेलोबेंजीन की क्या बना के बताओगे? अनुनादी संरचनाएं। तो ये पहली बात तो ये याद रखनी है। तो बताओ, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित तो करते हैं, प्रदर्शित तो करते हैं, लेकिन क्रियाशीलता क्या होती है? कम होती है, आंशिक द्विबंध लक्षण के कारण। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण। एग्जाम्पल नंबर 1 हमने लिया क्लोरोबेंजीन। सामान्य परिस्थितियों में अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनकी क्रियाशीलता क्या होती है? कम होती है। किसके प्रति? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति। क्यों होती है कम? क्योंकि आंशिक द्विबंध लक्षण आ जाते हैं। किसके कारण? अनुनाद के कारण। तो विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता होगी। सामान्य परिस्थितियों में हेलोबेंजीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती। तो पहली अभिक्रिया है अमोनिया के साथ NH3, साथ में लेते हैं Cu2O। साथ में क्या लेते हैं? Cu2O। ये एक तरह से उत्प्रेरक का कार्य करता है। टेम्परेचर होता है 475 केल्विन, 475 केल्विन। ठीक है, तो बताओ यहाँ से क्या निकलेगा? H। ये टेम्परेचर जो है इसको आप याद नहीं रहे तो उच्च ताप भी लिख सकते हो, और साथ में क्या लेते हैं? उच्च दाब। विशेष परिस्थितियों की क्या होती है? आवश्यकता। तो यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से H। तो बताओ क्या बन जाएगा? HCl, और Cl की जगह क्या जोड़ देना है? NH2। इजी है। अब आप कहोगे सर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस प्रकार है? तो देखो, नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है तो ये एक तरह से नाभिक स्नेही होगा। ये जाके अटैक करेगा इसके ऊपर, तो क्या होगा? देखो ऐसे समझ सकते हैं इसको अपन। इसने इसके ऊपर अटैक किया तो ये जुड़ेगा, इस पे प्लस आ जाएगा H, फिर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे तो ये H प्लस के रूप में निकल जाएगा। तो कुल मिला के ये नाभिक स्नेही के रूप में इसके ऊपर अटैक करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल है साइनोबेंजीन का निर्माण। एग्जाम्पल नंबर 2।
ये हमने लिया क्लोरोबेंजीन और इसकी रिएक्शन करवाई मैंने CuCN के साथ, और टेम्परेचर कितना रखते हैं 475 केल्विन, और साथ में क्या लेते हैं उच्च दाब। ठीक है, ये ताप तो उच्च हो ही गया, तो यहाँ से Cn माइनस इसके ऊपर जाके अटैक करेगा, यहाँ से Cl माइनस निकलेगा, वो Cu के साथ जुड़ जाएगा तो बनेगा साइनोबेंजीन। ये साइनोबेंजीन प्लस क्या बन गया CuCl। ठीक है, तो बुक में आपको यहाँ पर इसके 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, इसके आपको 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, इसके 2 बनाएगा, फिर इसको बनाएगा Cu2Cl2। तो आप इस वे में भी याद कर सकते हैं, इजी वे आपको मैं याद करने का बता रहा हूँ। तो ये दूसरी अभिक्रिया हो गई किसके साथ, CuCN के साथ। क्या किया, क्लोरोबेंजीन प्लस CuCN, 475 केल्विन तापमान लेना पड़ेगा, सामान्य ताप पर अभिक्रिया नहीं होगी, उच्च दाब क्या बन जाएगी, साइनोबेंजीन। तीसरी अभिक्रिया है NaOH के साथ। ये है अपना क्लोरोबेंजीन, क्रिया करवाई NaOH के साथ। ठीक है, इस पर तापमान रखा जाता है 675 केल्विन। कितना रखा जाता है, 675 केल्विन। इस पे प्लस होता है, इस पे माइनस होता है, तो ये नाभिक स्नेह के रूप में इसके ऊपर आक्रमण करेगा, यहाँ से Cl माइनस निकलेगा, वो Na से क्रिया करके क्या बना लेगा, NaCl। तो बताओ यहाँ पर फिनॉल बन जाएगा, फिनॉल प्लस क्या बन जाएगा, NaCl। ठीक है, तो 3 अभिक्रिया आपको याद करनी है, मैं वापस से याद करवा देता हूँ, याद हो जानी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात एग्जाम की दृष्टि से क्या है कि एरिल हैलाइड या हेलोबेंजीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति एल्किल हैलाइड की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं, क्योंकि अनुनाद के कारण क्या आ जाते हैं, आंशिक द्विबंध लक्षण। देखो ये है अपनी क्लोरोबेंजीन, इसकी 3 रिएक्शंस आपको पहले याद करनी है। पहली अमोनिया के साथ, दूसरी है CuCN के साथ, और तीसरी है NaOH के साथ। इसमें 475 केल्विन तापमान, इसमें भी 475 केल्विन तापमान, और इसमें 675 केल्विन तापमान। इसमें उत्प्रेरक के रूप में Cu2O। ठीक है, और साथ ही साथ में आप क्या काम लोगे, उच्च दाब। ठीक है, और टेम्परेचर याद नहीं भी रहे ना तो आप उच्च दाब लिख सकते हो। वैसे आपको परीक्षा में प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो अभिक्रिया को पूरा करवाएगा कि इन अभिक्रियाओं को क्या करो, पूरा। तो बताओ यहाँ से NH2 माइनस यहाँ पे जाके जुड़ेगा, यहाँ से Cl माइनस निकलेगा, ऐसे क्रिया करके क्या बना लेगा, HCl। तो यहाँ पे तो बन जाएगी एनिलीन। तो ये हो गई एनिलीन प्लस क्या बन गया, HCl। अब बताओ CuCN, Cu पे प्लस Cn पे माइनस, Cn माइनस यहाँ जाके जुड़ा, यहाँ से Cl माइनस निकला, वो Cu किससे क्रिया करके CuCl बना लेगा, तो इसको कहते हैं साइनोबेंजीन। ये साइनोबेंजीन बन गई, प्लस क्या बन गया, CuCl। और इसमें देखो Na पे प्लस, OH पे माइनस, OH माइनस यहाँ जाके अटैक करेगा, यहाँ से Cl माइनस निकलेगा, वो Na प्लस से क्रिया करके क्या बना लेगा, NaCl। तो ये समरी मैंने बता दी, फिनॉल बन गया, इसका क्या नाम है, फिनॉल। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद में यदि हेलोबेंजीन, यदि हेलोबेंजीन की ऑर्थो व पैरा, ऑर्थो या पैरा या दोनों स्थितियों पर, दोनों स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जैसे NO2, COOH आदि जुड़े हों तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति हेलोबेंजीन
की सक्रियता या क्रियाशीलता बढ़ जाती है, क्रियाशीलता बढ़ जाती है यदि हेलोबेंजीन की ऑर्थो या पैरा या दोनों स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह का मतलब होता है -I प्रभाव वाले समूह, NO2, COH, एल्डिहाइड ले सकते हो, CN ले सकते हो। तो इस प्रकार के समूह यदि जुड़े होते हैं तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति हेलोबेंजीन की क्रियाशीलता में क्या हो जाती है, वृद्धि, और अभिक्रिया फिर सामान्य ताप पर या कम ताप पर या कम दाब पर भी संपन्न होने लग जाती है। क्यों होता है ऐसा? कारण है कि इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह का मतलब इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाले समूह, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाले समूह -I प्रभाव वाले समूह बेंजीन वलय पर, बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा कौन? इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह। और इलेक्ट्रॉन को जब आकर्षित करेगा तो किससे करेगा? बेंजीन से करेगा। जैसे मैं आपसे रुपयों को आकर्षित करता हूं तो आपके पास रुपयों की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। उसी प्रकार यदि कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह ऑर्थो या पैरा स्थिति पर जुड़ा हुआ है तो बेंजीन वलय से वो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, तो बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या आएगी? कमी। तो कमी आती है। और कम अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम होगा, इसका मतलब वहाँ पर एक तरह से पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो नाभिक स्नेह का आक्रमण क्या हो जाएगा? आसान, क्योंकि नाभिक स्नेह पे क्या होता है? माइनस होता है या लोन पेयर होता है। तो उसको तो क्या चाहिए? ऐसी साइड चाहिए जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो? कम हो। तो फिर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होने के कारण से नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन के प्रति हेलोबेंजीन की क्रियाशीलता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसलिए अब अभिक्रिया पहले की तुलना में कम ताप और कम दाब पर भी क्या होती है? संपन्न होती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अब देखिएगा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो स्थिति पर हमने क्या जोड़ दिया? NO2। क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो एवं पैरा पे हमने क्या जोड़ दिया? NO2। क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे हमने क्या जोड़ दिया? NO2। NO2 क्या है? एक इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है। तो ये क्या करेगा? बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचेगा। तो इसमें एक NO2 इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच रहा है, इसमें 2 NO2 इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच रहे हैं, इसमें 3 NO2 इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच रहे हैं। तो बताओ बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या आएगी? कमी आएगी। और कमी आने के कारण अब इस OH- का जो अटैक है यहाँ पर वो पहले की तुलना में सुगम हो जाएगा। इसलिए देखो टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? कम। ये 400 केल्विन पे ही हो जाती है, ये 370 पे हो जाएगी, और ये कितने पे हो जाएगी? 300। साथ में ले रखा है एक्वस NaCO3, इसी से ये OH- डेवलप होता है। 370 और ये कितने पे हो रही है? 300 पे। तो जैसे जैसे आप NO2 समूह की संख्या बढ़ाओगे वैसे वैसे रिक्वायर्ड टेम्परेचर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। रिक्वायर्ड प्रेशर भी क्या होता जाएगा? कम। अब करना क्या है? Cl हटा के OH लगाना है। तो बताओ यहाँ पे क्या लग जाएगा? OH, NO2 रह जाएगा ही। OH, NO2 और NO2। NO2 क्या है? इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, जिस कारण से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति हेलोबेंजीन की अभिक्रियाशीलता क्या हो गई? बढ़ गई। बढ़ी इसीलिए तो देखो टेम्परेचर पहले कितना था? पहले 475 केल्विन पे हो रही थी ये वाली अभिक्रिया ही। जब NO2 नहीं था तो कितने केल्विन पे हो रही थी? 475 पे। अब NO2 की वजह से क्रियाशीलता में क्या हुई? वृद्धि। और वृद्धि हुई तो 400 केल्विन पे ये अभिक्रिया हो गई, जबकि ये अभिक्रिया पहले ये NO2 नहीं था तो कितना केल्विन लेना पड़ रहा था? 475। इसका मतलब NO2 ने क्या कर दिया? जैसे जैसे NO2 की संख्या बढ़ाई वैसे वैसे आवश्यक तापमान क्या होता गया? कम होता गया। इस कारण से NO2 क्या करता है? क्रियाशीलता में वृद्धि करता है। अगर मान लो इस अभिक्रिया में NO2 नहीं हो और 400 केल्विन ले ले तो क्या अभिक्रिया होगी? क्या नहीं होगी, अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो यहाँ पे NO2 की संख्या अगर आप बढ़ाते हो
तो जो परिस्थितियां हैं वो सामान्य होती जाती है, मतलब रिक्वायर्ड टेम्परेचर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर नंबर 10 है वो हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर के जो बुक्स के आपकी बुक के अंदर जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। तो हेलोफॉर्म हमारे सिलेबस में नहीं है, तो पहला क्वेश्चन आपको नहीं करना, पहला क्वेश्चन आपको नहीं करना क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। इससे संबंधित टॉपिक जो है क्लोरोफॉर्म वो हटा लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, फिंकेस्टाइन अभिक्रिया में होता है। पहला ऑप्शन दे रखा है वी हाइड्रो हेलोजनीकरण, दूसरा दे रखा है हाइड्रोजनीकरण, तीसरा दे रखा है हेलोजन विनिमय और चौथा दे रखा है ऑक्सीकरण। तो मैंने आपको बताया था फिंकेस्टाइन अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, RCl या RBr लेते हैं और इसकी अभिक्रिया करवाते हैं फिंकेस्टाइन में NaI के साथ। किसकी उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में। तो Na पे प्लस होता है, I पे माइनस होता है, तो I माइनस जाके इस पे जुड़ता है और यहाँ से Cl निकलता है, तो बन जाता है Ri प्लस NaCl। तो बताओ इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर विस्थापन हो रहा है। क्या हो रहा है, विस्थापन, या मैं कह सकता हूँ हेलोजन का विनिमय हो रहा है। ये अपना हेलोजन इसको दे रहा है और ये Cl अपना इसको दे रहा है, तो हेलोजन का क्या हो रहा है, विनिमय। तो इसका आंसर हो जाएगा से। हेलो एरिन का उदाहरण है। तीसरा क्वेश्चन है, हेलो एरिन का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है CH3Cl जो एक एल्किल हैलाइड है, दूसरा है C6H5CH2Cl, तीसरा है C6H6Cl6 और चौथा है C6H5Cl। तो बताओ हेलो एरिन का एग्जाम्पल क्या हो गया, C6H5Cl। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, नाभिक्स ने ही एक टॉपिक और इसमें है, नाभिक्स ने ही प्रतिस्थापन के प्रति क्रियाशीलता का क्रम पूछ ले। प्रतिस्थापन के प्रति, नाभिक्स नहीं, प्रतिस्थापन के प्रति क्रियाशीलता का क्रम किस किस का, एक तो एल्किल हैलाइड का, एक बेंजील क्लोराइड का और एक हेलोबेंजीन का। देखो तीनों में क्या अंतर है, इसमें Cl जुड़ा हुआ है बेंजीन वाले से, इसमें Cl जुड़ा हुआ है CH2 से जो जुड़ा हुआ है बेंजीन वाले से, और ये अपना एल्किल हैलाइड है, तो इसको तो कहते हैं हेलोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। इसको कहते हैं एल्काइल हैलाइड और इसको कहते हैं बेंजाइल क्लोराइड। तो याद रखना बच्चों, सबसे ज्यादा क्रियाशील ये होता है, उससे कम ये होता है और सबसे कम ये होता है। सबसे कम ये क्यों है, नाभिक्स नहीं प्रतिस्थापन के प्रति आंशिक द्विबल लक्षण के कारण। इससे ज्यादा ये है और इससे ज्यादा ये क्यों है, क्योंकि इसका जो Cl हटता है, Cl हटने के बाद में ये जो कार्बोकैटायन बनता है ये अनुनाद के द्वारा क्या होता है, स्थायी, से कहते हैं बेंजील कार्बोकैटायन, और ये अनुनाद के कारण इसके कार्बोकैटायन से क्या होता है, ज़्यादा स्थायी होता है। ठीक है, तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। चौथा क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, पांचवा क्वेश्चन हम एमीन वाले चैप्टर में करेंगे, इसलिए इसको भी छोड़ देना एक बार। छठा क्वेश्चन है, SN2 अभिक्रिया में बनता है, तो मैंने बताया था SN2 अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था बनती है। क्या बनती है, संक्रमण अवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा A। निम्न में से किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, इसका आंसर याद कर ले, CCl4 का होता है, क्लास 11 में पढ़ाया जाता है। CCl4 का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, शून्य होता है। अपनी बुक में आंसर लगाते जाएं, जो बता रहा हूँ वो करने, बाकी छोड़ देने हैं। DDT व BHC का पूरा नाम लिखिए, सिलेबस में नहीं है, वैसे मैं आपको नाम बता देता हूँ। DDT का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, पैराडेस डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, और BHC का पूरा नाम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, किसी एक तृतीयक एल्किल हैलाइड का नाम एवं सूत्र लिखिए। तृतीयक एल्किल हैलाइड, ये देखो, तृतीयक एल्किल हैलाइड का मतलब होता है हैलोजन परमाणु 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। हैलोजन परमाणु कौन से कार्बन से जुड़ा हो, 3 डिग्री से। ये 3 डिग्री कार्बन है क्योंकि ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हो उसे हम 3 डिग्री कार्बन कहते हैं, और हैलोजन परमाणु यदि 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो उसे हम कहते हैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसका IUPAC नाम होगा 1 2 3 2 क्लोरो
2 क्लोरो 2 मिथाइल और कितने कार्बन की श्रृंखला का चयन किया? 3 का, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए, क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? किसी एक 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का सूत्र एवं उसका आईयूपीएसी नाम लिखो। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का सूत्र लिख देना, यहाँ पे Cl Br I F जो भी आपकी इच्छा लगा देना और फिर नाम लिख देना। 2 नंबर पे क्लोरो जुड़ा हुआ है 2 क्लोरो, 2 पे मिथाइल जुड़ा हुआ है 2 मिथाइल और 3 कार्बन की श्रृंखला अपन ने पेरेंट कार्बन चेन के फॉर्म में ली है, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। 10वां प्रश्न आपके सिलेबस में नहीं है, हेलोफॉर्म आपके सिलेबस में नहीं है। मेथिल क्लोराइड से मेथनॉल बनाने के लिए किस अभिकर्मक का प्रयोग करते हैं? मेथिल क्लोराइड से क्या बनाना है? मेथनॉल। ये देखो, ये मेथिल क्लोराइड है, ये क्या है? मेथिल क्लोराइड, और इससे बनाना है अपन को मेथनॉल। CH3Cl से क्या बनाना है? CH3OH। तो हम यहाँ पर ले लेंगे जलीय KOH, जलीय KOH। तो K पे प्लस OH पे माइनस, इस पे आंशिक प्लस, इस पे आंशिक माइनस, तो बताओ ये इसके ऊपर अटैक कर देगा तो क्या बन जाएगा? CH3OH प्लस KCl। अगला क्वेश्चन, आईयूपीएसी नाम लिखिए। CH3 CH CH CH3। ये हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है, यहाँ पे लगा हुआ है Br और यहाँ पे लगा हुआ है Cl। आईयूपीएसी नाम लिखना आपको क्लास 11 में सिखाया जाता है। सबसे पहले आप क्या करते हो? लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हो। तो ये हमने लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया। 4 कार्बन की श्रृंखला का क्या होगा? चयन करेंगे। इसके बाद में हम इसकी अंकन करेंगे, नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग देखो, इधर से करते हो 1 2 3 4, तो ब्रोमीन को 2 नंबर मिल रहा है। इधर से करते हो तो क्लोरीन को 2 नंबर मिल रहा है। ये भी प्रतिस्थापी है, ये भी प्रतिस्थापी है। लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फाबेटिकल ऑर्डर यदि देखें तो B पहले आता है, C बाद में आता है। तो बताओ नंबरिंग किधर से होगी? इधर से 1 2 3 और 4, तो नाम हो जाएगा। 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है? ब्रोमो। 3 पे क्या लगा हुआ है? क्लोरो। और कितने कार्बन की श्रृंखला का चयन हुआ? 4 का, तो बताओ नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। किन्हीं 3 नाभिक स्नेही व एक इलेक्ट्रॉन स्नेही का उदाहरण दीजिए। नाभिक स्नेही का मतलब स्पीसीज जो लोन पेयर युक्त हो या स्पीसीज जिन पे नेगेटिव चार्ज हो। तो किन्हीं 3 नाभिक स्नेही के उदाहरण पूछ रहा है, तो नाभिक स्नेही के उदाहरण हो जाएंगे, एक तो ले लो आप OH माइनस, एक ले लो आप NH2 माइनस और एक ले लो आप Cn माइनस। ये तीनों ही क्या है? नाभिक स्नेही। अब ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन स्नेही का उदाहरण बताओ। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्लस वाली कोई स्पीसीज ले लो, जैसे मैंने ले ली Cl प्लस, तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन स्नेही। प्लस वाली इलेक्ट्रॉन स्नेही और माइनस वाली नाभिक स्नेही, या लोन पेयर वाली भी ले सकते हो, जैसे अमोनिया ले लिया। चलो क्वेश्चन 13 हो गया। 14वां क्वेश्चन, अग्निशामक के रूप में किस यौगिक का उपयोग करते हैं? ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप इसका आंसर याद कर सकते हैं। CCl4 पायरीन, इसको पायरीन कहते हैं। ये किस में काम आता है? अग्निशामक यंत्र में। वैसे ये क्वेश्चन आपका नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। 15वां क्वेश्चन भी नहीं है आपके सिलेबस में। DDT BHC का सूत्र लिखवा रहा है, तो इसको छोड़ देना आप, क्योंकि आपके सिलेबस में अब इसको हटा लिया गया है इस साल के लिए। प्रोपेन के संभावित डाइक्लोरो व्युत्पन्नों को लिखिए। प्रोपेन के संभावित डाइक्लोरो व्युत्पन्न लिखने हैं। देखिएगा CH3 CH2 CH3, ये क्या है? प्रोपेन। अब इसके आपको क्या लिखने हैं? डाइक्लोरो व्युत्पन्न। तो एक तो ये हो जाएगा, 2 क्लोरीन वाला लिखना है, CH3 CH2 CH Cl और Cl। एक तो हो गया जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड हो गया। एक हो गया ये होता है अपना विस डाई हैलाइड, और एक हो गया अपना अल्फा ओमेगा डाई। वो समान हेलोजन परमाणु लगे हों और दोनों के बीच में कम से कम 3 कार्बन हो, तो उसे हम कहते हैं अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो 16वां क्वेश्चन आपको करना है। 17वां क्वेश्चन है हुंस डीकर अभिक्रिया लिखी है। तो कल बताई थी, कल के वीडियो में भी बताई थी, कल की क्लास में बताई थी। RCOOAG सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेना है, क्रिया करवानी है Br2CCl4 के साथ, Br2CCl4 के साथ। तो बताओ
हुंस-डीकर अभिक्रिया में क्या होता है, CO2 गैस बाहर निकल जाती है, तो क्या बचा R, Ag बाहर निकल जाता है, यहाँ से एक Br R के ऊपर आके जुड़ जाता है तो बन जाएगा RBr, CO2 बाहर निकल गई और जो Ag निकला वो Br से क्रिया करके क्या बना लेगा, AgBr। तो ये अभिक्रिया कौन सी है, हुंस-डीकर अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेना है Br2CCl4 के साथ, CCl4 विलायक के रूप में ले रहे हैं, Br2 के साथ रिएक्शन होती है, यहाँ से CO2 निकल गई, सर निकल गई, ये रही, Ag निकला और R एक Br के साथ जुड़ा और Ag दूसरे Br के साथ, तो AgBr और RBr। चलो उसके बाद में 18वां क्वेश्चन नहीं करना, काट लेना इसको, 19वां क्वेश्चन नहीं करना, 20वां नहीं करना, 21वां, मेथिल क्लोराइड और मेथिल आयोडाइड में कौन अधिक क्रियाशील है, तो ये मेथिल क्लोराइड है और ये मेथिल आयोडाइड है। अंतर समझ में आ रहा होगा, क्लोरीन का आकार छोटा होने के कारण से कार्बन और Cl के बीच की जो बंध लंबाई है वो कम होती है, आयोडीन का आकार बड़ा होने के कारण कार्बन और आयोडीन के बीच की बंध लंबाई ज़्यादा होती है, जिस कारण से ये बंध आसानी से टूट जाता है। इस कारण से मेथिल आयोडाइड की क्रियाशीलता मेथिल क्लोराइड से क्या होती है, ज़्यादा। मेथिल आयोडाइड की क्रियाशीलता मेथिल क्लोराइड से ज़्यादा होती है क्योंकि Ci बंध लंबा होता है, बंध लंबाई ज़्यादा होती है क्योंकि आयोडीन का आकार बड़ा होता है किसकी तुलना में, Cl की तुलना में। या फिर हम कह सकते हैं कि I- बेटर लिविंग ग्रुप होता है, जल्दी छोड़कर जाता है क्योंकि इसका आकार बड़ा होने के कारण बंध लंबाई ज़्यादा होती है, बंध ऊर्जा कम, तो बंध आसानी से टूट जाएगा, लेकिन इसकी बंध ऊर्जा इसकी तुलना में क्या है, ज़्यादा। तो बताओ क्रियाशीलता किसकी ज़्यादा हुई, CH3I की ज़्यादा हो गई, किससे, CH3Cl से। फिर 22वां क्वेश्चन आपका होमवर्क है, अपने आप करेंगे। 23वां क्वेश्चन नहीं करना, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड के 2 उदाहरण लिखो। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड के 2 उदाहरण लिखो। तो ये देखो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड में क्या होता है, हैलोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। हैलोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जो कितने कार्बन से जुड़ा हो, 2 से। हैलोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो 3 से जुड़ा हो तो वो 3 डिग्री, और 1 से जुड़ा हो तो 1 डिग्री, और किसी से नहीं जुड़ा हो तो सुपर 1 डिग्री। तो ये कौन सा एल्किल हैलाइड हो गया, 2 डिग्री। एक और ले सकते हैं, CH3, CH2, CH, CH3 और Cl। अब देखो ये हैलोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो डायरेक्टली कितने से जुड़ा है, 2 से। सर ये तो 3 से जुड़ा हुआ है, नहीं, डायरेक्टली तो 2 से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री, ये भी क्या है, 2 डिग्री। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। अगला क्वेश्चन, निम्न को SN1 क्रिया की क्रियाशीलता के क्रम में जमाइए। SN1 क्रिया की क्रियाशीलता के क्रम में जमाइए। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, कौन कौन से दे रखे हैं, एक तो CH3Br, एक दे रखा है CH3CH, CH3Br, और एक दे रखा है CH3C, CH3, CH3Br। बताओ ये कौन सा है, 3 डिग्री, ये कौन सा है, 2 डिग्री, और ये है सुपर 1 डिग्री। और मैंने आपको बताया था SN1 में क्रियाशीलता का क्रम होता है ये वाला। तो इस आधार पे देख के तो बताओ सबसे ज़्यादा क्रियाशील ये होगा, उससे कम ये और उससे कम ये हो जाएगा। तो ये आपको करना है 25वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 26वां, C2H5Cl की अपेक्षा C6H5Cl नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होता है, समझाओ। अभी बताया था अनुनाद के कारण क्या आ जाते हैं, आंशिक द्विबंध लक्षण। एथिल ब्रोमाइड से गिन्यार अभिकर्मक कैसे बनाते हैं, ये एथिल ब्रोमाइड है और यहां पे ले लिया मैग्नीशियम, शुष्क ईथर। तो बताओ मैग्नीशियम इन दोनों के बीच में लग जाएगा, क्या बन जाएगा, C2H5MgBr। तो एथिल ब्रोमाइड से गिन्यार अभिकर्मक बनाने के लिए एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 नहीं करना, BHC सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, क्लोरोबेंजीन से निम्न कैसे प्राप्त करोगे। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन से आप निम्न कैसे प्राप्त करोगे। ये क्लोरोबेंजीन है, इससे आपको एक तो प्राप्त करना है फिनॉल। तो देखो आज ही पढ़ाई है ये अभिक्रिया तो मैंने,
क्लोरोबेंजीन से फिनॉल प्राप्त करने के लिए हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं NaOH के साथ, और टेम्परेचर बताया मैंने लगभग 675 केल्विन और उच्च दाब, ये बताया था अभी। चलो दूसरा है डाइफेनिल, ये क्लोरोबेंजीन है, इससे आपको बनाना है डाइफेनिल, यानी ये बनाना है। याद कीजिएगा कल मैंने पढ़ाया था आपको, कल मैंने पढ़ाया था कि इसके 2 अणु ले लो और इसकी अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ करवा दो। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अभिक्रिया का क्या नाम होता है? फिटिक अभिक्रिया। तो ये डाइफेनिल बन गया। और टोलुइन बनाना है, क्लोरोबेंजीन से टोलुइन, ये क्या है? क्लोरोबेंजीन, और इससे बनाना क्या है? टोलुइन बनाना है। तो Cl हटा के क्या लगाना है? CH3। Cl हटा के क्या लगाना है? CH3। तो कैसे करेंगे देखो, ये थोड़ा सा अलग है, इसको मैं मिटा देता हूँ फिर बताता हूँ। ये क्लोरोबेंजीन है, और इससे बनाना है अपन को टोलुइन। तो क्लोरोबेंजीन से टोलुइन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसकी अभिक्रिया करवा देंगे अमोनिया के साथ Cu2 की उपस्थिति में, Cu2O की उपस्थिति में। और टेम्परेचर बताया, आज ही ये अभिक्रिया लिखी है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एनिलीन। अब कल मैंने आपको बताया था कि एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 प्लस HCl के साथ करवाते हैं 273 केल्विन से 278 केल्विन पर। अभिक्रिया का नाम होता है डाई एजोटीकरण। तो NH2 कन्वर्ट हो जाता है N2 प्लस Cl माइनस में, और इस अभिक्रिया को कहते हैं डाई एजोटीकरण। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? इसका अपचयन करवाएंगे। क्लोरोबेंजीन का अपचयन करवाते हैं H3PO2 और विलायक H2O की उपस्थिति में। इसे कहते हैं हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। ये अपचायक की फॉर्म में काम आता है। ये रिएक्शन आपको डायरेक्टली याद करनी है, ये आपके नाइट्रोजन वाले चैप्टर में आएगी, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है उसमें ये रिएक्शन आप याद करोगे। फिलहाल आप याद कर लेना कि डाइजेनियम लवण का जब अपचयन करवाना हो और बेंजीन बनानी हो, इसके अपचयन से बेंजीन बनती है, तो हम H3PO2 की उपस्थिति में इसका अपचयन करवाते हैं, तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। और बेंजीन की क्रिया करवा दो आप CH3Cl की उपस्थिति में, तो बताओ क्या होगा? इस अभिक्रिया का नाम कल बताया था मैंने आपको, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्कलीकरण है। तो क्या बन जाएगी? टोलुइन। तो देखो मैंने, मुझसे यहाँ से यहाँ पे आना था, तो सबसे पहले क्या किया? अमोनिया के साथ क्रिया करवाई, NH2 आ गया एनिलीन, फिर इसका डाइजेटीकरण कर लिया, फिर इसका अपचयन कर लिया, और अपचयन करके इसकी फ्रीडेल क्राफ्ट एल्कलीकरण अभिक्रिया करवा ली। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की, बीटा विलोपन अभिक्रिया को समझाइए। तो मैंने आपको बताया था बीटा हाइड्रोजन युक्त या बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन युक्त एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब हम एल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हैं तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाता है, और ये एल्कोहलिक KOH ले लिया। तो एल्कोहलिक KOH के द्वारा जब बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्किल हैलाइड की क्रिया करवाई जाती है एल्कोहलिक KOH के साथ, तो बीटा कार्बन से H निकलता है और अल्फा कार्बन से Cl, और एल्किन बन जाती है प्लस HCl। इसे ही हम क्या कहते हैं? बीटा विलोपन अभिक्रिया, जिसमें यदि एक से अधिक प्रकार के एल्किन बनने की संभावना हो तो हम सेजेफ नियम की पालना करते हैं। 31वां क्वेश्चन नहीं करना, 32वां नहीं करना, 33वां नहीं करना, 34वां क्वेश्चन, निम्नलिखित को एनिलीन से कैसे प्राप्त करोगे? निम्नलिखित को एनिलीन से कैसे प्राप्त करोगे? एक तो है क्लोरोबेंजीन, एक है ब्रोमोबेंजीन, एक है आयोडोबेंजीन। एनिलीन से प्राप्त करनी है। ये क्या है? एनिलीन। एनिलीन से एक तो प्राप्त करनी है क्लोरोबेंजीन, एक प्राप्त करनी है ब्रोमोबेंजीन,
और एक प्राप्त करनी है आयोडोबेंजीन। कल ही पढ़ाई थी मैंने आपको यह अभिक्रिया। तो एनिलीन से इनको प्राप्त करने के लिए पहले इसका हम करेंगे डाई एजोटीकरण, NaNO2 प्लस HCl 273 केल्विन से 278 केल्विन। इस अभिक्रिया का क्या नाम है? डाई एजोटीकरण। तो बताओ क्या बन जाएगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 प्लस और Cl माइनस। अब देखो इससे ये बनाना है, इससे ये बनाना है और इससे ये बनाना है। ये बनाने के लिए मैंने बताया था कि Ki के साथ गर्म कर दूं, अभिक्रिया का कोई नाम नहीं होता। इसको बनाने के लिए HCl से क्रिया करवा दो Cu2 Cl2 की प्रेजेंस में, सैंड मेयर अभिक्रिया। और इसको बनाने के लिए HBr के साथ अभिक्रिया करवा दो Cu2 Br2 की उपस्थिति में, इसको भी क्या कहते हैं? सैंड मेयर। या आप इसके स्थान पे गाटरमान अभिक्रिया को भी काम में ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपको नहीं करना, फ्रीओन नहीं है सिलेबस में। क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड सिल्वर साइनाइड से क्रिया करता है, और क्या होता है जब आयोडोफॉर्म सिल्वर पाउडर के साथ क्रिया करता है या उसको गर्म करते हैं? तो ये आयोडोफॉर्म वाला तो आपके सिलेबस में नहीं है, एथिल ब्रोमाइड वाला देखिएगा। क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड सिल्वर साइनाइड के साथ क्रिया करता है? तो देखो मैंने आपको 2 रिएक्शन बताई थी। ये है अपना एथिल ब्रोमाइड, यहां पर मैं लिख रहा हूं। एक तो ये तो पूछ रहा है सिल्वर साइनाइड के साथ, तो हम पोटेशियम साइनाइड के साथ भी लिख लेते हैं और दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। बता दिया था मैंने, पोटेशियम साइनाइड एक आयनिक यौगिक होता है, K पे प्लस होता है, Cn के कार्बन पर क्या होता है? माइनस। और सिल्वर साइनाइड जो होता है वो एक सहसंयोजक यौगिक होता है, प्लस माइनस होता नहीं, Ag पे प्लस नहीं होता, Cn के कार्बन पर माइनस नहीं होता, तो इस पर क्या होता है? लोन पेयर होता है। तो यहाँ पर लोन पेयर अटैक करेगा, यानी नाइट्रोजन अटैक करेगा इस लोन पेयर के कारण, और इसमें कार्बन अटैक करेगा इस माइनस के कारण। लोन पेयर यहाँ पर भी है, लेकिन जब माइनस और लोन पेयर दोनों हो तो माइनस अटैक करता है, और जब माइनस हो ही नहीं तो फिर अटैक कौन करता है? लोन पेयर। ठीक है, नाभिक स्नेही की तरह वो कार्य करेगा। तो देखो इसमें कार्बन अटैक कर रहा है तो कार्बन जुड़ेगा, C2H5Cn साइनाइड बनता है। इसमें नाइट्रोजन अटैक करेगा तो नाइट्रोजन जुड़ेगा, Nc। इसमें Cn जुड़ता है, इसमें क्या जुड़ता है? Nc। इंपॉर्टेंट बात है, KCN के साथ क्रिया करवाओ तो साइनाइड जोड़ देना, और AgCN के साथ क्रिया करवाओ तो उल्टा कर देना, NC। अब AgBr और KBr। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। 37वां, बेंजील क्लोराइड क्लोरोबेंजीन से अधिक क्रियाशील है, क्यों? बेंजील क्लोराइड क्लोरोबेंजीन से अधिक क्रियाशील है, क्यों? ये है अपना बेंजील क्लोराइड, ये क्या है? बेंजील क्लोराइड, और ये है बेंजीन क्लोरोबेंजीन। ये कह रहा है ये ज्यादा क्रियाशील है और ये कम है। ये कम क्यों है पता है? क्योंकि इसमें तो अनुनाद के कारण से क्या आ जाता है? आंशिक द्विबंध लक्षण। और इसमें क्या होता है? ये जब Cl हटेगा यहां से तो इस पे प्लस आ जाएगा, और इस पे जब प्लस आ जाएगा तो इसको हम कहेंगे बेंजील कार्बोकेटाइन। और बेंजील कार्बोकेटाइन जो होता है वो अनुनाद के कारण क्या होता है? स्थायी। और ये स्थायी अगर होगा तो इसका जो हैलाइड होगा वो क्या होगा? ज्यादा क्रियाशील। और इसका जो हैलाइड है वो कम क्रियाशील है। इसका ये जो हैलाइड है वो कम क्रियाशील है क्योंकि यहाँ पे आंशिक द्विबंध लक्षण आ जाते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि Cl हटने के बाद में प्लस इस कार्बन पे आता है, उसको कहते हैं बेंजीन कार्बोकेटाइन। बेंजीन, ये तो बेंजील कार्बोकेटाइन है और ये बेंजीन कार्बोकेटाइन है। तो ये कम स्थायी है और ये बहुत ज़्यादा स्थायी होता है, इस कारण से इसकी क्रियाशीलता ज़्यादा है और इसकी क्रियाशीलता कम है। या फिर आप ऐसे याद कर लो कि इसका जो कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्थायी होता है और इसमें आंशिक द्विबंध लक्षण होते हैं, जिस कारण से ये कम क्रियाशील होता है। निम्नलिखित को समझाओ। हैलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण मैंने आपको बताया था, वो आप वहाँ से पढ़ लेना, या आपको अपने आप करना है। हैलोजन व्युत्पन्नों में CX बंध की प्रकृति, CX बंध की प्रकृति, ये क्वेश्चन नंबर है 38 का ब। ठीक है, CX बंध की प्रकृति, C पे आंशिक धनावेश होता है, X पे आंशिक ऋणावेश होता है, और ये बंध जो होता है वो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है। ध्रुवीय क्यों? क्योंकि आंशिक प्लस आंशिक माइनस है, और ये क्या है? सहसंयोजक बंध। ठीक है, तो प्रकृति कैसी हो गई? ध्रुवीय सहसंयोजक प्रकृति। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। निम्नलिखित से कैसे प्राप्त करोगे? निम्न से कैसे प्राप्त करोगे? अल्कोहल से एल्किल हैलाइड प्राप्त करना है। अल्कोहल से एल्किल हैलाइड, ये अल्कोहल है और ये HCl है।
एल्किल हैलाइड। तो आप इसकी रिएक्शन करवा दो सांद्र HCl के साथ। कौन दिख रहे होगे? देखो, निम्न से कैसे प्राप्त करेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। एल्कोहल से एल्किल हैलाइड, ये एल्कोहल है और ये क्या है, एल्किल हैलाइड। तो एल्कोहल से एल्किल हैलाइड प्राप्त करने के लिए हम इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2, लुकास अभिकर्मक कहा जाता है। तो बताओ OH हट जाएगा और इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, Cl। ठीक है, ये कॉमन रिएक्शन लिखी है। हैलोजन विनिमय से एल्किल हैलाइड, तो इसमें फिंकेस्टाइन और स्वार्ट्ज अभिक्रिया आपको पढ़नी है, जो मैं आपको करवा चुका हूँ। एसीटोन से क्लोरोफॉर्म आपको नहीं बनाना, सिलेबस में नहीं है। कार्बन टेट्राक्लोराइड से सैलिसिलिक अम्ल भी आपको नहीं बनाना। निम्न पर टिप्पणी लिखो, हैलोफॉर्म अभिक्रिया सिलेबस में नहीं है। कार्बिल अमीन अभिक्रिया हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में पढ़ेंगे। डार्जन अभिक्रिया इसी चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाई है, सैंडमेयर भी पढ़ाई है, तो आप वीडियो देख करके या नोट्स में से पढ़ सकते हैं। SN1 व SN2 की क्रियाविधि समझाओ, तो क्रियाविधि भी मैं आपको समझा चुका हूँ। 42वां क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है। 43वां, क्लोरोबेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही व नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं को समझो। इसी वीडियो में हमने बात की है नाभिक स्नेही की, और पिछले वीडियो में हमने बात की थी क्लोरोबेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही की। एल्किल हैलाइड से कैसे प्राप्त करोगे, एल्किल आइसोसाइनाइड AgCN से क्रिया करवा के, अभी करवाई थी ना, AgCN से क्रिया करवाते तो NC बात है। एल्किल साइनाइड, नाइट्रो एल्केन, एल्किल नाइट्रेट, आइसोप्रोपिल बेंजीन और टेट्रामेथिल अमोनियम क्लोराइड। तो ये सारी रिएक्शंस अपन कर चुके हैं। तो ये आप क्वेश्चंस इस चैप्टर के सारे कर लेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। एक बात और, इस चैप्टर में पेज नंबर 212, 13 और 14 पर 212, 213 और 214 पर सभी रिएक्शंस की समरी दे रखी है आपकी बुक में, है ना, डायरेक्टली रिएक्शंस लिख रखी है। तो आप इनको एक बार पढ़ लेना और इनको याद कर लेना। तो बुक के क्वेश्चंस भी सॉल्व हो गए हैं और चैप्टर नंबर 10 इसी के साथ क्या होता है, कंप्लीट। ठीक है, धन्यवाद।